हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्टिंग मेथड्स के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द मॉड्यूल डी ऑफ एएफएम, दैट इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स ओवर देयर, जो कि जेआईबी के केस में काफी ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है। बट लेट मी टेल यू दिस थिंग दैट दिस इज एक्चुअली में, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो चाहे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आई विल बी गिविंग द टिप्स एंड ट्रिक्स एंड डेली की डेली वीडियोस आने वाली हैं जहां पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो जेआईबी की प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। साथ के साथ हमारी बैलेंस शीट की भी एक सीरीज चल रही है, आप उस वीडियोस को जरूर गो थ्रू कीजिएगा। आपके बेसिक कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे से बिल्डअप होंगे एंड ये बेसिक्स आपको हेल्प करेंगे ना सिर्फ जेआईबी में बट आल्सो सीआईबी में, साथ के साथ बैंक प्रमोशन में, एंड साथ के साथ आपकी जो रेगुलर बैंकिंग वर्किंग चल रही है उसमें भी आपको काफी ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। एंड जेआईबी के लिए तो हमारे पास चारों पेपर्स के फुल फ्री पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है ही है। उसके लिए आपको सिंपली jaib.learningsessions.in के ऊपर विजिट कर लेना है एंड वहां पर जाकर के आपको साइन अप कर लेना है। एंड वहां पर साइन अप करने के बाद आपको पीडीएफ सेक्शन में जाना है जहां पर आप जेआईबी के चारों पेपर्स की पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाएंगे। सो वेट किस चीज की कर रहे हो, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड फॉर द स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। मैं आशीष आपके लिए डेली बेसिस पर ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर देयर एंड इट्स रिलेटेड टू द कॉस्टिंग मेथड्स। तो कॉस्टिंग मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो कॉस्टिंग एक प्रोसेस होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पर्सन ए ने यहां पर एक प्रोडक्ट सेल किया है पर्सन बी को। अब इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग यहां पर कॉस्ट जो होगी पर्सन ए के लिए लेट्स से 80 रुपीज है एंड पर्सन बी के लिए यहां पर 100 रुपीज है। एंड यहां पर क्या क्या चीजें इसमें शामिल थी, यानी कि कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल थी, दैट विल बेसिकली रिलेट टू व्हाट, वो चीज रिलेट करेगी यहां पर कॉस्टिंग के साथ रिलेट करेगी। ठीक है, तो कॉस्टिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम यहां पर जो भी एक्सपेंडिचर इंकर हुआ आपका प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, वो बेसिकली कॉस्ट को हम निर्धारित करना चाहते हैं, वो उसे हम कॉस्टिंग कहते हैं। राइट, अब यहां पर एक चीज समझिएगा कि हम यहां पर बात करने वाले सबसे पहले रिलेटेड टू यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग का बेसिक बेनिफिट आपके पास क्या रहता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास टोटल आपने 50,000 जो यूनिट्स है वो यहां पर आपने मैन्युफैक्चर किए हैं एंड फर्दर इन 50,000 यूनिट्स में से, एंड ये 50,000 यूनिट्स को जो बनाने की कॉस्ट लगी है, लेट्स से कि यहां पर ये 5 लाख रुपए लगे हैं इसको बनाने के लिए, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, 5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 ओवर देयर, तो ये आपकी होगी पर यूनिट कॉस्ट हो गई। राइट, तो हम यहां पर जो सिंगल यूनिट है उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड ओवर देयर। ओके, अभी बात करने वाले हैं कि इस मेथड की लिमिटेशन क्या है या फिर एप्लीकेबिलिटी कहां पर हो सकती है। जहां पर कंपनी सिंगल आर्टिकल को प्रोड्यूस कर रही हो वहां पर इस मेथड को आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। राइट, एंड साथ ही साथ जहां पर जो यूनिट्स हैं वो आइडेंटिकल नेचर के, यानी कि एक ही जैसे यूनिट्स आप बना रहे हो, एंड फर्दर उनकी प्रॉपर्टी जो है वो होमोजेनस है, एक दूसरे से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज हैं, एंड फर्दर जहां पर जो फर्म है वो एक ही तरह के प्रोडक्ट के 2 या 3 ग्रेड्स बना रही है, जैसे कि एक एक्सपोर्ट क्वालिटी का ग्रेड हो गया, एक अच्छी क्वालिटी का, एक मीडियम क्वालिटी का ग्रेड हो गया, वहां पर तो ये मेथड कारगर है, वहां पर ये मेथड यहां पर सही हो सकता है। फर्दर बात आती है रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ द कॉस्ट शीट ओवर दिया। जैसे कि नाम से पता लगता है कॉस्ट शीट में क्या होगा, यानी कि आपकी जो भी पर्टिकुलर कॉस्ट है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ओवर दिया, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास कॉस्ट सेंटर है या फिर यू आर हैविंग द कॉस्ट यूनिट ओवर देयर। ठीक है, तो वो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, उसकी पर्टिकुलर कॉस्ट जो भी आई थी उसको आप नोट डाउन कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर एक कॉस्ट शीट जो होती है वो एक पीरियोडिक स्टेटमेंट होती है, एंड जो पीरियोडिसिटी है कि इस कॉस्ट शीट को कब बनाया जाएगा वो बेसिकली डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉस्टिंग को लेकर के। एंड इसमें जो भी आपका एक्सपेंडिचर हुआ है मटेरियल के ऊपर, लेबर के ऊपर, या फिर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी यहां पर नोट डाउन किए जा सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है जो पेबल है पीरियोडिक सिस्टम्स के ऊपर, पीरियोडिक इंटरवल्स के ऊपर, उनको भी यहां पर कॉस्ट शीट के ऊपर एस्टिमेट बेसिस के ऊपर नोट डाउन किया जा सकता है। एंड जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपके होने वाले हैं दोज मे और मे नॉट बी रिकॉर्डेड, वो बेसिकली फर्म टू फर्म डिपेंड करता है, मैनेजमेंट का डिसीजन रहेगा। एंड जो आइटम्स यहां पर नहीं रिकॉर्ड की जाएंगी दोज इंक्लूड व्हाट, उसमें जो भी टैक्सेस लगे, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड पे किया है, कोई प्रोविजंस है या फिर राइट ऑफ किए गए हैं, तो ये चीजें आप यहां पर शामिल नहीं करते। इसके अलावा कोई कैश डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट या लॉस हुआ है सेल ऑफ एसेट के ऊपर, इन सभी चीजों को आप यहां पर किसके ऊपर नोट डाउन नहीं करते हो, जो आपकी कॉस्ट शीट होती है उसके ऊपर इन चीजों को नोट डाउन नहीं किया जाता है। राइट, उसके बाद हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द जॉब कॉस्टिंग या फिर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग ओवर दियर।
यानी कि प्रोडक्शन जो है जब वो कंटिन्यूस बेसिस पर नहीं होती है एंड हर एक जॉब को अलग तरीके से किया जाता है। लेट्स से द केस कि एक आपके पास फर्म है एंड दिस फर्म इज पर्टिकुलरली टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम द डिफरेंट पर्संस ओवर देयर एंड जो ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाली है। तो यानी कि इनके पास एक जैसा कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है, जो ऑर्डर इनके पास आने वाला है उसके बेस पर ही यहां पर ये ऑर्डर करेंगे, यानी कि कोई भी ऑर्डर आएगा उसके बेस पर ये ऑर्डर करने वाले हैं। दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड इट। तो वहां पर कौन सा सिस्टम यूज होता है, वहां पर जॉब कॉस्टिंग यूज होता है। जैसे कि आपने यूनिट कॉस्टिंग मेथड में देखा कि एक ही जैसा प्रोडक्शन हो रहा था आपके पास, एक ही जैसे सिमिलर आपके पास प्रोडक्ट्स है, लेकिन इस केस में आपके पास सिमिलर प्रोडक्ट एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप पर्टिकुलरली क्या करते हो कि जो भी एक पर्टिकुलर आपके पास जॉब होती है, जैसे मान लीजिए फर्म बी ने इनको ऑर्डर दिया, फर्म सी ने इनको ऑर्डर दिया, तो जो ऑर्डर यहां पर दिया गया, बी ने ऑर्डर दिया, उसको भुगताने में कितना पैसा लगा, सी का ऑर्डर भुगताने में कितना पैसा लगा, उसके हिसाब से यहां पर रिकॉर्डिंग की जाएगी, राइट। फर्दर बात आती है एप्लीकेशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग, कहां पर इस्तेमाल होने वाला है, वो पर्टिकुलर कंपनी जो कि मैन्युफैक्चर कर रही है या फिर सर्विसेज जो रेंडर कर रही है, किसके हिसाब से, पर्टिकुलर स्पेसिफिक गिवन ऑर्डर के हिसाब से कर रही हैं, वहां पर आपके पास जॉब कॉस्टिंग मेथड जो होता है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। फीचर्स क्या है, आपके पास कॉस्टिंग स्पेसिफिक ऑर्डर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कॉस्टिंग को नोट डाउन करते हो एंड जो भी आपके एक पर्टिकुलर जॉब के ऊपर आपकी कॉस्टिंग लगती है उसको कंप्लीट करने में आप उनको पर्टिकुलर नोट डाउन करते हो ताकि आप उनको अप्रोप्रिएटली यहां पर कॉस्टिंग उनकी प्राइसिंग यहां पर कर पाओ। एंड फर्दर एस्टिमेशन कई बार क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपके पास कई बार बहुत ज्यादा कम डाटा अवेलेबल होता है, क्योंकि आपके पास हर एक जॉब जो होती है वो यहां पर यूनिक रहने वाली है। सो दैट इज आल्सो अ फीचर ऑफ द जॉब कॉस्टिंग ओवर देयर। वो भी यहां पर जॉब कॉस्टिंग का ही आपके पास एक फीचर बन जाता है कि आपके पास एस्टिमेशन कई बार डिफिकल्ट हो जाते हैं एंड जब आपके पास यहां पर जॉब खत्म हो जाती है तो आपके पास मान लीजिए कुछ मटेरियल बच गया, क्योंकि आप हर जॉब क्या कर रहे हैं, यू आर बेसिकली डूइंग अ यूनिक जॉब ओवर देयर फॉर ईच एंड एवरी फर्म ओवर देयर। तो अगर आपके पास यहां पर कोई मटेरियल जो है वो यहां पर बच जाता है, आपने कोई यहां पर जॉब कंप्लीट करी, कुछ मटेरियल बच गया, अब आपको पता ही नहीं है मटेरियल जो है आगे वो यूज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, सो वो भी यहां पर एक इश्यू रहता है, राइट। अब यहां पर जॉब कोस्ट कार्ड्स या शीट्स के बारे में समझते हैं। अब जॉब कोस्ट कार्ड जो होता है वो यहां पर किसी एक पर्टिकुलर जॉब को लेकर के जो भी यहां पर मटेरियल की, लेबर की या ओवरहेड कॉस्ट है उनको यहां पर नोट डाउन किया जाता है। दोज आर बेसिकली नोटेड डाउन ओवर देयर एंड फर्दर इट प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड टू द मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के पास एक रिकॉर्ड रहता है डिसीजन मेकिंग के लिए कि वो किस तरह से यहां पर कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फर्दर जो भी ऑपरेटर्स है वो यहां पर जो भी जॉब होती है उसके ऊपर कितना टाइम उन ऑपरेटर्स ने लगाया है वो भी यहां पर जॉब शीट में या जॉब कार्ड शीट में, कॉस्ट कार्ड में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि पर्सन ए ने यहां पर 5 घंटे स्पेंड किए, पर्सन बी ने इतना टाइम स्पेंड किया, तो जो भी पर्सन ऑपरेट कर रहे थे वो यहां पर अपना टाइम भी नोट डाउन करेंगे, साथ ही साथ जो भी कॉस्टिंग है रिलेटेड टू मटेरियल, लेबर या फिर ओवरहेड से रिलेटेड उनको भी यहां पर नोट डाउन किया जाता है। इवन अगर कोई हॉल्ट भी लेते हैं, कोई ब्रेक भी लेते हैं, उनको भी यहां पर पिक्चर में लेकर के आया जाता है, उनको भी यहां पर नोट डाउन किया जाता है। एडवांटेजेस क्या रहते हैं, एक तो जो मैनेजमेंट रहती है उनके पास एक क्लियर पिक्चर अवेलेबल रहती है कि यहां पर इस जॉब के ऊपर कितना टाइम लगाया जा रहा है, तो उनके पास क्लियर पिक्चर रहेगी एंड ये काफी ज्यादा इफेक्टिव रूल है अगर आप कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं प्रोडक्शन करने वाला हूं यहां पर एंड ये पर्टिकुलर जॉब है, अब इसमें जो भी कॉस्ट लगी वेदर इट्स रिलेटेड टू द मटेरियल ओवर देयर, चाहे मटेरियल की कॉस्ट की बात है, चाहे यहां पर लेबर की कॉस्ट की बात कर रहे हो, चाहे आप यहां पर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहे हो, तो आप सारी की सारी कॉस्ट को एक ही जगह पर नोट डाउन कर लोगे, मटेरियल के बारे में भी एंड साथ के जो भी ऑपरेटर्स हैं उनका भी नोट डाउन कर लोगे कितना टाइम लगाया गया, तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो कि आपकी कॉस्टिंग कहां पर कितनी जा रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहां पर इफेक्टिव डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। एंड जो लेबर है उसका भी जो आइडल टाइम है, वो जो फ्री बैठे रहते हैं उस टाइम को भी आप रिड्यूस कर सकते हो एंड फर्दर आप यहां पर एक्यूरेसी चेक कर सकते हो। जो इंफॉर्मेशन है वो पर्टिकुलरली जॉब एक्यूरेसी को चेक करने के लिए यूज हो सकती है कि एक्चुअल में क्या ये चीजें यूज हुई भी है वहां पर या नहीं हुई है। एंड फर्दर आप बेसिकली प्रोडक्शन कंट्रोल एंड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के बीच में इसको एज अ लिंक यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉस्ट कार्ड शीट होगी, ये जो कॉस्ट कार्ड होगा, ये अल्टीमेटली आपको कंप्लीट जायजा देगा कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, राइट। तो विल बी गेटिंग अ वेरी मच क्लियरर पिक्चर ओवर देयर, राइट। तो यहां पर उसके बाद बात करते हैं रिलेटेड टू कलेक्टिंग द डायरेक्ट कॉस्ट ओवर देयर। लेकिन जॉब शीट के केस में एक चीज समझ लीजिए कि कोई भी यहां पर परफेक्ट इसका फॉर्मेट नहीं है, देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर द सेम, ठीक है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की कैसी रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर इसका फॉर्मेट डिपेंड करने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद बात करने वाले रिलेटेड टू कलेक्टिंग द डायरेक्ट कॉस्ट ओवर देयर। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट है, चाहे लेबर कॉस्ट है एंड फर्दर किसी भी तरह की कॉस्ट है, आप उसको पर्टिकुलर नोट डाउन करने वाले हो, लेबर कॉस्ट को, मटेरियल कॉस्ट को, ओवरहेड कॉस्ट को, सभी चीजों को नोट डाउन करने वाले हो, राइट।
अब यहां पर समझते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के ऊपर। मटेरियल कॉस्ट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि आप यहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, दिस इज द एबीसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओवर देयर, राइट। आपके पास यहां पर कोई ऑर्डर रिसीव होता है, यू जस्ट रिसीव्ड एन ऑर्डर ओवर देयर, एंड ऑर्डर रिसीव करते ही आप क्या करोगे, जो भी यहां पर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है जहां पर पर्टिकुलरली आपसे सप्लाई आनी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहां पर एक नोट सबमिट कर देगा। किसको सबमिट कर देगा? टू द स्टोर्स, जहां पर सामान पड़ा है उनको एक नोट सबमिट कर देगा। ये जैसे मान लीजिए स्टोर है, इसको दे दिया कि हमें यहां पर प्रोडक्शन करने के लिए ये सामान चाहिए, स्टोर ये सामान जो है वो प्रोवाइड कर देगा इनको। अब अगर कोई एक्सेस में सामान होगा तो वो यहां पर वापस कर दिया जाएगा, एनी ऑफ द एक्सेस मटेरियल जो भी यहां पर आएगा उसको यहां पर वापस कर दिया जाएगा सरप्लस को। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू कि जो कॉस्ट शीट होगी वो पर्टिकुलरली जितना भी मटेरियल आया, जितना भी मटेरियल वापस किया गया, मैंने आपको ऊपर बात की ना जॉब कॉस्ट शीट के बारे में, तो वो जितना भी मटेरियल आया, जितना भी मटेरियल वापस गया, वो सारी की सारी वहां पर नोट डाउन कर दी जाएंगी। उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ओवर देयर। अब हर एक दिन जब काम हो रहा है तो डिफरेंट टाइप की लेबर उसके ऊपर काम करी होगी, तो यहां पर किस लेबर ने कितना काम किया, कौन सी पर्टिकुलर जॉब के ऊपर काम किया, वो सब चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा। लेबर समरी शीट्स यहां पर, वेजेस शीट यहां पर क्रिएट की जाएगी कि एक लेबर के द्वारा कितना कितना काम किया गया, किस किस चीज के ऊपर काम किया गया। एंड अल्टीमेटली एनालिसिस हमें बताता है कि ओवर टाइम कितना किया है, आइडल टाइम कितना रहा, शिफ्ट डिफरेंस कितने रहे, एंड कौन सी लेबर ने कितना काम किया, एंड अल्टीमेटली उसके हिसाब से हम ज्यादा बेटर मैनेजमेंट कर पाएंगे, राइट। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो होती है वो रिस्पेक्टिव जॉब शीट के ऊपर, कॉस्ट शीट के ऊपर आप पोस्ट कर देंगे। जैसे पर्सन ए, पर्सन बी, सी, डी इन्होंने काम किया, इसने यहां पर 12 घंटे काम किया, इसने यहां पर 36 आवर्स काम किया, इसने 48 आवर्स काम किया, इसने यहां पर 60 आवर्स काम किया, राइट। तो इसके हिसाब से इनकी जो भी वेजेस की कॉस्ट शीट बनेगी वो यहां पर इनकी रिस्पेक्टिव जो जॉब कॉस्ट शीट होगी, जो रिस्पेक्टिव जॉब कॉस्ट शीट होगी वहां पर इनको नोट डाउन कर दिया जाएगा, राइट। उसके बाद आती है रिलेटेड टू डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट, यहां पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स ओवर दिया। अब यहां पर जो भी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, कॉस्ट सेंटर सबसे छोटी इकाई होती है जिसके लिए आप यहां पर कॉस्ट यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो कॉस्ट सेंटर्स होते हैं विच बेसिकली द जॉब पासेस इन द कोर्स ऑफ कंप्लीशन, यानी कि जब एक जॉब को आपने कंप्लीट करना था तो डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर से जॉब पास हो रही है। अब जो डायरेक्ट ओवरहेड्स है, यानी कि जो भी डायरेक्ट खर्चा हुआ है वहां पर, जैसे मान लीजिए वहां पर एडमिन स्टाफ है, कुछ स्टाफ है जिनका डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट है, चाहे स्टेशनरी लग रही है, कुछ भी है, ठीक है। तो वो सभी की सभी कॉस्टों को यहां पर नोट डाउन कर लिया जाएगा, समराइज कर दिया जाएगा एक एनालिसिस शीट के ऊपर, राइट। After that it's related to allocation of the fixed or non-manufacturing overheads over there। अब यहां पर ये जो आपकी एलोकेशन होती है ना, जो आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, एक तो ओवरहेड होती है डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट होती है यानी कि वो कॉस्ट जो डायरेक्टली आपकी मैन्युफैक्चरिंग के साथ एसोसिएटेड थी लेकिन ओवरहेड है, यानी कि मेन लेबर से साथ रिलेटेड नहीं है, मेन आपकी मटेरियल के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन डायरेक्ट आपकी प्रोडक्शन के ऊपर कॉस्ट हो रही है, ठीक है। जैसे कि मतलब आप चेयर्स बना रहे हो, अब चेयर्स बनाने के लिए आप गम भी यूज कर रहे हो, फेविकॉल भी यूज कर रहे हो, अब वो तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, लेकिन उसके अलावा कुछ और आपकी ओवरहेड कॉस्ट भी होगी, जैसे हैमर यूज किया है, कुछ यूज किया, वो ओवरहेड कॉस्ट होगी, राइट। एंड मशीन्स का वेयर हो गया, वो ओवरहेड कॉस्ट होगी। लेकिन कुछ एक ओवरहेड कॉस्ट होती है जो आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होती है, यानी कि वो आपकी डायरेक्ट मेन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी कॉस्ट एसोसिएटेड है उसके साथ, ठीक है। तो क्राइटेरिया जो परसेंटेज का होगा वो यहां पर परसेंटेज बेसिस पर लिया जाता है, यहां तो आप पर्टिकुलर प्री डिसाइडेड परसेंटेज ले लेते हो रिलेटेड टू जो भी आपके पास नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है उसका एक परसेंटेज लेते हो, यानी कि अगर इतने आवर्स लगे तो इतना परसेंटेज हम कंसीडर करेंगे, एंड फर्दर इस परसेंटेज को हिसाब से ये खर्चा यहां पर माना जाएगा, ठीक है। अब ये जो परसेंटेज क्राइटेरिया होता है ये टाइम टेकन हो सकता है, लेबर इनपुट के बेस पर बेस्ड हो सकता है, कंप्लेक्सिटी ऑफ जॉब के ऊपर बेस्ड हो सकता है, एंड ये ओवरहेड जो होते हैं जब जॉब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही सिर्फ और सिर्फ इनको ऐड किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आ गई यहां पर 5000 आ गई, उसके बाद आपकी लेबर की कॉस्ट यहां पर 2000 आ गई, इसके अलावा आपकी डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट जो थी वो यहां पर 3000 आ गई, एंड आपका यहां पर आपने इनको टोटल ऐड कर लिया, ये कितना बन गया, दिस बेसिकली कंप्लीटेड टू बी 10,000 ओवर देयर, राइट। ये 10,000 आपके पास आ गया। अभी 10,000 आपके पास आने के बाद आपने पर्टिकुलरली क्या किया, ये 10,000 आपके पास आ गया। अभी 10,000 आने के बाद आपने देखा कि आपके पास जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड थे वो भी यहां पर आपने एसोसिएट करने थे, लेट्स से देखिए इसकी वो 20% हमने कंसीडर करने थे, तो 20% इसका जो होगा वो ऐड ऑन कर दिया जाएगा जॉब कंप्लीट के बाद, ये 2000 इसमें और अलग से ऐड कर दिया जाएगा, एंड इट विल बेसिकली मेक इट 12,000 ओवर देयर, राइट। दैट्स द फंडा रिलेटेड टू इट।
अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू जॉब अकाउंट ओवर दिया। अब जॉब अकाउंट एंड जॉब आपके पास कॉस्ट शीट ना लगभग मिलती जुलती होती है, लेकिन एक डिफरेंस होता है। अब जॉब अकाउंट होता है वो भी यहां पर हर एक जॉब के लिए मेंटेन किया जाता है, यानी कि जैसे ही जॉब कॉस्ट के बारे में आपको पता लगता है उसको आप रेडिली नोट डाउन कर देते हो। लेकिन जॉब अकाउंट जो होता है वो पर्टिकुलरली जॉब कॉस्ट शीट से डिफरेंट होता है, क्योंकि जॉब अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आपकी जॉब के साथ रिलेटेड जो खर्चे हैं, ठीक है, मोनेटरी इंफॉर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ मोनेटरी इंफॉर्मेशन आप सिर्फ उसको नोट डाउन करते हो। जबकि यहां पर जॉब कॉस्ट शीट के केस में आप दूसरी इंफॉर्मेशन को भी रिकॉर्ड करते हो, जैसे कि कितनी लेबर ने कितना टाइम लगाया नहीं लगाया, वो भी चीजों को नोट डाउन किया एंड साथ के साथ एनालिसिस भी नोट डाउन किया, ठीक है। जबकि यहां पर जॉब अकाउंट के केस में ऐसा नहीं होता है। फर्दर बात आती है रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ओवर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है? ये भी बेसिकली जॉब कॉस्टिंग का ही एक फॉर्म है, ठीक है। ये भी जॉब कॉस्टिंग का ही फॉर्म है, जो बेसिकली जो बड़ी जॉब्स होती है, लार्ज एंड फर्दर जहां पर कंसिडरेबल टाइम लगने वाला है, वो जॉब्स होती है। जैसे मान लीजिए कोई जॉब है जहां पर उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए 18 मंथ्स का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 18 मंथ्स का टाइम लगेगा, जो कि काफी ज्यादा बड़ा एक टाइम पीरियड है, ठीक है। जनरली यहां पर कहा जाता है कि अगर ग्रेटर देन 1 ईयर लग रहा है तो उसको हम पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कंसीडर करते हैं। एंड फर्दर हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको एज अ कॉस्ट यूनिट कंसीडर किया जाता है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट को एज अ कॉस्ट यूनिट कंसीडर किया जाता है। एंड फर्दर हर एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी कॉस्ट को सेपरेटली यहां पर असर्टेन किया जाता है। जैसे मान लीजिए शिप बिल्डिंग, आपके पास ऑर्डर है, आप शिप, ये तो यानी 4 दिन में तैयार हो जाएगी, आपको उसको शिप को बनाने में टाइम लगेगा, आपको कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है उसको बनाने में टाइम लगेगा, कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसमें टाइम लगेगा। तो हर एक प्रोजेक्ट को आप अलग से एक यहां पर कॉस्ट यूनिट कंसीडर करते हो। एंड हर एक कॉस्ट यूनिट की जो भी कॉस्टिंग होती है, कॉस्टिंग जो भी इस यहां पर कॉस्ट यूनिट की रहेगी उसको अलग से असर्टेन किया जाता है, उसको हम अलग से असर्टेन करते हैं। अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज मेंटेन, यानी कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए हर एक सेपरेट करंट जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है वो यहां पर मेंटेन किया जाता है। जो भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ओवर दिया, उनको यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को एलोकेट कर दिया जाता है। एंड फर्दर कॉन्ट्रैक्ट जहां पर लोअर अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स हैं, जहां पर लोअर अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स हैं, लेकिन वो पर्टिकुलरली जो ओवरहेड्स हैं आपके, वो पर्टिकुलरली आपके रिक्वायर्ड है, एलोकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, तो उनको भी बीच में शामिल किया जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको हम आगे समझेंगे भी, इसके बेस पर न्यूमेरिकल भी देखेंगे, ठीक है। तो आपका जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है इन कॉन्ट्रैक्ट आपके पास कॉस्टिंग ओवर दिया। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को देखते हैं, जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ओवर दिया। जो जॉब कॉस्टिंग होता है वो बेसिकली यूजुअली कॉन्ट्रैक्टर के वर्क प्लेस पर होती है, जहां पर कॉन्ट्रैक्टर होता है उसी के वर्क प्लेस पर होती है। जबकि जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है वो यहां पर डिफरेंट साइट पर होती है। इन जनरल की बात कर रहे हैं, वो यहां पर डिफरेंट साइट के ऊपर होती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर के वर्क प्लेस के ऊपर नहीं होती, वो डिफरेंट साइट के ऊपर होगी। यानी कि अगर शिप बिल्डिंग करोगे तो वहां पर शिप बिल्डिंग कहीं और जाकर करोगे, अगर बिल्डिंग को बना रहे हो तो बिल्डिंग को कहीं और जाकर बनाओगे, ठीक है। एंड फर्दर जॉब कॉस्टिंग के केस में जॉब्स का टेनर यहां पर कम होता है, जबकि इन द केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ये लंबे टाइम के लिए, यूजुअली ग्रेटर देन 1 ईयर ओवर दिया। एंड आपके पास जो ओवरहेड कॉस्ट होती है वो यहां पर ज्यादा होती हैं, जबकि यहां पर आपके पास जो डायरेक्टली खर्चे होते हैं ना वो डायरेक्ट नेचर के होते हैं, आपके पास ओवरहेड कॉस्ट होती है वो यहां पर कंपैरेटिवली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कम होती है। एंड फर्दर यहां पर अलग आपके पास मोर देन 1 कॉस्ट यूनिट यहां पर हो सकते हैं इन केस ऑफ जॉब कॉस्टिंग ओवर दिया। कॉस्ट यूनिट सबसे छोटी आपके पास एक इकाई होती है, तो यहां पर आपके पास डिफरेंट यानी कि मोर देन 1 जॉब कॉस्टिंग कॉस्ट यूनिट यहां पर हो सकते हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के केस में हर एक कॉन्ट्रैक्ट को अलग कॉस्ट यूनिट कंसीडर किया जाता है, राइट। फर्दर बात करते हैं टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो एक कॉन्ट्रैक्ट आपका हो सकता है फिक्स्ड प्राइस। फिक्स्ड प्राइस का मतलब होता है कि आपका ये जो फैक्टर होता है वो किसी भी फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, ना तो वो मटेरियल का खर्चा देखेगा, ना लेबर का खर्चा देखेगा, ना ही टाइम जितना लगाएगा उतना खर्चा देखेगा। वहां पर एक फिक्स्ड अमाउंट होगा, वहां पर क्या होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट होगा। यानी कि ए ने अगर एक कॉन्ट्रैक्ट दिया पर्सन बी को एंड वो कॉन्ट्रैक्ट दिया यहां पर 3 करोड़ का, तो ये अमाउंट फिक्स्ड हो गया कि इसने 3 करोड़ देना है, चाहे जितना मर्जी खर्चा लगे ना लगे, कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना इसने ए ने पैसा इसको वापस देना है, ठीक है। फिर बात आती है रिलेटेड टू कॉस्ट प्लस। कॉस्ट प्लस का मतलब है जहां पर कॉस्ट है सर्टन कर ली, आप यहां पर कॉस्ट अकाउंटेंट्स या फिर ऑडिटर्स हो गए या फिर आर्किटेक्ट्स हो गए, उनकी हेल्प ले सकते हो कॉस्टिंग को कैलकुलेट करने के लिए कि एस्टिमेटेड कॉस्टिंग कितनी होगी। लेट्स से इसकी ये कॉस्टिंग पता लगाएगी कि यहां पर कॉस्टिंग होगी 3 करोड़ का टोटल खर्चा होगा, जो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट है। अब इसके ऊपर एक मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है वो यहां पर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को। लेट्स से इन्होंने यहां पर सर्टन किया कि 20% तो यहां पर प्रॉफिट पर्सन भी अर्न करना चाहता है, तो इसके हिसाब से पेमेंट की जाएगी। यानी कि
3 करोड़ के ऊपर जो कि कॉस्ट थी उसके ऊपर अलग से यहां पर जो 20% प्रॉफिट है उसको ऐड करके यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली उन कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज की जाती है जहां पर कॉस्ट जो है एग्जैक्ट कॉस्ट आप यहां पर असर्टेन नहीं कर सकते, लेकिन शुरू में जैसे आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्ट कॉस्ट इतनी 3 करोड़ होगी, अगर ये 3 करोड़ से 5 करोड़ बढ़ जाती है, मान लीजिए कॉस्टिंग जो है वो यहां पर 5 करोड़ हो गई, तो 5 करोड़ के ऊपर 20% को यहां पर पे करना पड़ेगा। दैट इज अ मेन फैक्टर रिलेटेड। ओके, अब उसके बाद आती है रिलेटेड टू टाइम एंड मटेरियल ओवर दिया। अब ये भी कॉस्ट प्लस अरेंजमेंट के साथ ही मिलती जुलती है, लेकिन यहां पर कॉन्ट्रैक्टर को यहां पर एक बेनिफिट मिल जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग में अपने प्रॉफिट को खुद से ऐड कर सकता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर क्या करेगा, स्पेसिफिक प्रॉफिट की जगह पर कॉन्ट्रैक्टर खुद से बिलिंग में अपनी तरफ से कोई चीज ऐड कर सकता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए। ठीक है, तो यानी कि कॉस्ट तो जो लगी वो तो लगी, इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर है अपना प्रॉफिट खुद से यहां पर ऐड करेगा, परसेंटेज बेसिस पर वो नहीं होगा। राइट, दैट इज अ टाइम एंड मटेरियल मेथड ओवर दिया। फिर आती है बात रिलेटेड टू प्रोग्रेस पेमेंट्स ओवर दिया। प्रोग्रेस पेमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, अब ये प्रोजेक्ट यहां पर 5 साल का है। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ऐसा तो नहीं है कि यहां पर पर्सन ए कहेगा, पर्सन ए ने पर्सन बी को कॉन्ट्रैक्ट किया एंड पर्सन बी कहेगा कि मुझे तो 5 साल के बाद ही पैसा दो सिर्फ और सिर्फ, उसको इन बिटवीन भी पैसा चाहिए होगा। जब बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो वहां पर काफी ज्यादा लंबे समय जो होता है वो तय हो सकता होता है। अब यहां पर अगर कॉन्ट्रैक्टर पर्सन बी, अगर हम बात करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर है, अगर ये यहां पर सिर्फ और सिर्फ काम करता रहेगा एंड इसको पेमेंट नहीं मिलेगी, तो इसका काफी ज्यादा वर्किंग कैपिटल यहां पर स्टक हो जाएगी एंड अल्टीमेटली इट कुड बी एन इश्यू फॉर द पर्सन बी ओवर देयर। तो यहां पर पर्सन बी कहता है कि मैं आपको डिफरेंट फेजेस यहां पर प्रोवाइड करूंगा, डिफरेंट फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट्स वुड बी देयर एंड इन फेजेस के हिसाब से आपको मुझे पे आउट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो फर्स्ट पे आउट हो गया, सेकंड पे आउट, थर्ड पे आउट, इस तरह से पे आउट चलता रहेगा। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव पेमेंट जो होती है वो कॉस्ट इंकर्ड के हिसाब से होती है, यानी कि जितनी कॉस्ट यहां पर इंकर हुई है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ओवर देयर, उसके हिसाब से पेमेंट यहां पर दी जाएगी। अब ये जो प्रोग्रेसिंग बिलिंग होती है ये किसके द्वारा यहां पर तय की जाती है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स होते हैं, वो यहां पर तय करते हैं कि कितनी दी जाएगी। अब यहां पर जब भी कोई फेज कंप्लीट होता है तो यहां पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट कौन देगा, जैसे मान लीजिए कि जैसे हाउसिंग लोन देते हैं ना, तो हाउसिंग लोन जब आप पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर देते हो तो आर्किटेक्ट यहां पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट देता है कि इतना फेज कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट फेज स्टार्ट कर दो, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यहां पर डिसबर्स कर दी जाती है बैंक के द्वारा। वही सेम चीज यहां पर होने वाली है। राइट, दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड। अच्छा, उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी होता है पर्सन ए ने पर्सन बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, राइट, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ यहां पर 5 करोड़ का एंड यहां पर इसने प्रोग्रेसिंग पेमेंट भी की, सब कुछ किया एंड अभी तक लेट्स टेक द केस की 5th फेज तक आने तक 4 करोड़ की पेमेंट यहां पर हो चुकी है। राइट, अब ये कंप्लीशन यहां पर कॉन्ट्रैक्टर ने यहां पर कर दी, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पर्सन बी ने यहां पर कर दी एंड पर्सन बी कहता है कि अब बस कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट मेरी तरफ से। पर्सन ए कहता है कि ठीक है आपने कंप्लीट कर दी है, ये 50 लाख और पकड़ लो, यानी कि टोटल अमाउंट कितना चला गया, टोटल चला गया यहां पर 4.5 करोड़ चला गया। ये कहता है कि 50 लाख का अमाउंट मैं अभी रिटेन कर रहा हूं। क्यों रिटेन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे चेक करना है कि जिस हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यानी कि क्या परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन यहां पर किया गया कि नहीं किया गया, उसके लिए पैसा मैं रिटेन कर रहा हूं। जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा साथ के साथ मैं 50 लाख आपको पे कर दूंगा। ठीक है, तो ये रिटेंशन मनी यहां पर कॉन्ट्रैक्टर को वापस दे दी जाती है जब कस्टमर एक बार एग्जामिन कर लेता है क्वालिटी की। ठीक है, उसके बाद उसको वापस कर दी जाती है एंड यहां पर पेनल्टी क्लोज भी शामिल किया जा सकता है, जहां पर पेमेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कस्टमर के द्वारा नहीं दी जाती है, यानी कि अगर वो टाइम फ्रेम के हिसाब से पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करता कॉन्ट्रैक्टर, तो यहां पर एक पेनल्टी क्लोज भी लगाई जा सकती है। ये चीज भी यहां पर शामिल हो सकती है। राइट, फर्दर बात आती है रिलेटेड टू एस्केलेशन क्लोज ओवर देयर। एस्केलेशन क्लोज क्या होती है, एस्केलेशन क्लोज बेसिकली किसके लिए होती है, ये कॉन्ट्रैक्टर को सेफगार्ड करने के लिए होती है। क्या होती है, सेफगार्ड करने के लिए। अब मान लीजिए प्रोजेक्ट था यहां पर 5 साल का, अब 5 साल में जो कॉस्ट है वो एक जैसी तो नहीं रहेंगी, कॉस्ट डेफिनेटली क्या होती हैं, इंक्रीज होती रहती हैं ओवर द टाइम पीरियड। कॉस्ट इंक्रीज होगी किसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो यहां पर ये कहा जाता है कि अप टू सर्टेन मार्क, यानी कि एक सर्टेन पॉइंट तक, तो अगर सर्टेन पॉइंट तक यहां पर कॉस्ट इंक्रीज होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर उस पॉइंट से ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज हुई तो यहां पर कॉन्ट्रैक्टर कहेगा कि नहीं मेरी तो कॉस्टिंग यहां पर इंक्रीज करो क्योंकि ये इंक्रीज होगी। एंड इस चीज को ऑलरेडी एस्केलेशन क्लोज को एग्रीमेंट में शामिल किया जाता है ताकि आपके कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड कोई भी ऐसे डिस्प्यूट्स ना हो। ओके, तो ये चीज यहां पर की जाती है जिसके अकॉर्डिंगली यहां पर मेथोडोलॉजी पहले से डिवाइस कर ली जाती है, जिसके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट जो होगी वो कैलकुलेट की जाएगी। राइट, एंड यहां पर ये सेफगार्ड पर्टिकुलरली यहां पर कॉन्ट्रैक्टर को तो कर सकता है, साथ के साथ यहां पर एस्केलेशन क्लॉज किसके साथ रिलेटेड हो सकती है, ये यहां पर इसके साथ रिलेटेड हो सकती है कि पर्सन ए जिसने यहां पर प्रोजेक्ट दिया, अगर कॉस्ट यहां पर कम हो जाती है, लेट्स से केस की कॉस्ट ओवर द टाइम यहां पर कम हो जाती है, लेबर की कॉस्ट कम होगी या कोई कॉस्ट कम होगी, तो उसके केस में ये क्लोज भी एंटर की जा सकती है कि अगर यहां पर कॉस्ट कम होती है तो उसका बेनिफिट भी यहां पर पास किया जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट उस हिसाब से कम कर लिया जाएगा। राइट, फर्दर
यहां पर बात आती है रिलेटेड टू प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर दिया। अब यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 जो है वो यहां पर इसके साथ डील करते हैं, राइट। अब यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट को तब रिकॉग्नाइज किया जाना होता है जब यहां पर गुड्स को एक्चुअल में सेल आउट किया जाता है, तब आप प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अदरवाइज आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ उसको पहचान सकते हो लेकिन उसको मान नहीं सकते हो, क्योंकि यहां पर आपके पास प्रिंसिपल होता है रिलेटेड टू कि जो भी आपके पास लॉसेज है आप उनको तो मान सकते हो लेकिन जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको आप कंसीडर नहीं करते हो, राइट। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्क जो है वो यहां पर किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए कवर अप नहीं हुआ है, लेट्स से केस कि यहां पर मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट था एंड ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है एंड ये 5 साल के बाद 3 साल के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट से हमने टोटल 60 lakhs का प्रॉफिट अर्न कर लिया। वी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60 lakhs ओवर दिया। अभी पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन अभी तक 60 लाख का कॉन्ट्रैक्ट यहां पर हम प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं, ठीक है। 5th ईयर में जाकर के इसकी यहां पर कंप्लीशन होगी। यहां पर जाकर के ये जो प्रोजेक्ट था ये हमारा प्रोजेक्ट यहां पर क्या हो गया, वी बेसिकली कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ओवर दिया, हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये 5वें साल में जाकर के जब आपने कंप्लीट किया प्रोजेक्ट तब आपके पास टोटल प्रॉफिट हो गया था 1 करोड़ का। अब उसमें से 60 लाख तो पिछला प्रॉफिट था लेकिन मुझे पूरा का पूरा 1 करोड़ का प्रॉफिट इस अकाउंटिंग ईयर में ही कंसीडर करना पड़ेगा, विच इज एक्चुअली नॉट जेन्युइन ओवर देयर, ठीक है। तो मुझे यहां पर इस चीज को असर्टन करना पड़ेगा कि मुझे जो भी एबनॉर्मल प्रॉफिट है उससे यहां पर बचना है, मुझे एबनॉर्मल प्रॉफिट से यहां पर बचना है। सो ये चीज पर्टिकुलर नेसेसरी है कि जो भी प्रॉफिट रिलेटेड टू द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड ओवर देयर जिसके दौरान जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूशन के अंडर था, आप उसको डिटरमाइन करो, राइट। एंड प्रिसाइज कैलकुलेशन जो होती है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि आपके पास काफी ज्यादा अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व रहती हैं रिलेटेड टू टाइम रिमेनिंग ओवर देयर, आपके पास क्या क्या चीजें पेंडिंग है उनसे रिलेटेड। तो आप प्रॉफिट टू डेट निकाल सकते हो। प्रॉफिट टू डेट कैसे निकल सकता है? इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द वे कि आप यहां पर जो भी कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड है, जो भी कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड है डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, उसको कैलकुलेट कीजिए एंड फर्दर मल्टीप्लाइड बाय द एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द प्रॉफिट टू डेट ओवर देयर। लाइक एग्जांपल हमें दी गई है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 700 लाख, यानी कि टोटल आपको कॉस्ट कितनी दी है 700 लाख दी गई है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो दिया गया है वो यहां पर 150 लाख का दिया गया है एंड कॉस्ट ऑलरेडी इंकर्ड जो यहां पर बताई गई कितनी इंकर होगी है 300 लाख की जो इनकम है यहां पर कॉस्ट ऑलरेडी इंकर हो चुकी है। तो यानी कि कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड हो गया 300, कितना हो गया 300 हो गया एंड टोटल जो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है वो कितनी है 700 है एंड प्रॉफिट कितना अर्न कर चुके हो यहां से 150 लाख का अर्न कर चुके हैं। तो यानी कि अप टू द डेट ओवर देयर प्रॉफिट कितना अर्न हुआ अभी यहां पर प्रॉफिट अर्न हुआ है हमारे पास 64.29 लाख का, ओके। अब ये प्रॉफिट टू द डेट क्या है, यानी कि मान लीजिए कि 150 लाख की जो कॉस्ट आपके पास लगी थी, द 150 लाख कॉस्ट ओवर देयर, ये आपके पास 3 साल के एंड तक की कॉस्ट लगी थी, 3 साल के एंड तक की कॉस्ट लगी थी एंड उससे पहले जो प्रॉफिट आप टोटल देख चुके थे वो आप 40 लाख का प्रॉफिट लेट से ऑलरेडी कंसीडर कर चुके थे। 3 साल से पहले आप 40 लाख का प्रॉफिट ऑलरेडी कंसीडर कर चुके थे। ये जो 64.29 का अमाउंट है ना, ये 3 साल के प्रॉफिट का अमाउंट है। यानी कि अगर करंट अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट मैंने देखना तो क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू 64.29 माइनस 40 ओवर देयर। 40 लाख को कंफ्यूज नहीं करना, जस्ट एज्यूम कर रहे हैं यहां पर कि पिछला जो अर्लियर अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट था वो 40 लाख का था एंड फर्दर इस साल तक का अप टू द डेट जो प्रॉफिट है वो 64.29 लाख है। तो यहां पर डिफरेंस निकाल लूंगा तो मेरे पास करंट अकाउंटिंग पीरियड का जो प्रॉफिट है वो यहां पर कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। फर्दर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू कॉस्टिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब यहां पर वर्क इन प्रोग्रेस को कैलकुलेट करना काफी ज्यादा इजी है। अब यहां पर बेसिकली क्या है कि एक्सपेंडिचर वर्क इन प्रोग्रेस में 3 एलिमेंट आपके पास मेन होते हैं। मेनली आपकी मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट क्या है, प्लांट यूटिलाइजेशन की कॉस्ट क्या है, या फिर आपके एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड और कॉस्टिंग क्या है एंड फर्दर जो आपके पर्टिकुलर कॉस्ट आपने असाइन करी है कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए वहां पर कॉस्टिंग क्या है। इन चीजों को मेनली आपने कैलकुलेट करना होता है, राइट। अब प्रोसेस कॉस्टिंग को आगे समझते हैं। Now let's understand the process costing over there. Process costing basically आपका तब यूज होता है जब वहां पर मास प्रोडक्शन कर रहे हो सिमिलर प्रोडक्ट्स की, यानी कि एक जैसे प्रोडक्ट्स की आप मास प्रोडक्शन जब करते हो, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर आपके पास क्या है, दैट इज अ प्रोसेस कॉस्टिंग ओवर देयर। अब यहां पर अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी आउटपुट, एक आपके पास प्रोसेस की आउटपुट दूसरे की क्या बन जाती है, इनपुट बन जाती है। तो इसकी आउटपुट है एंड इसकी क्या बन जाएगी यहां पर ये
इनपुट यहां पर कंसीडर हो जाती है, राइट। तो रॉ मटेरियल बन जाती है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। अब सेम अमाउंट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट होती है वो यहां पर कंज्यूम की जाती है हर एक प्रोडक्ट के द्वारा, यानी कि हर एक प्रोडक्ट जो है वो सेम अमाउंट की डायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट को यहां पर कंज्यूम करने वाला है। सो कॉस्ट को ओवर अ फिक्स टाइम पीरियड यहां पर कैलकुलेट कर दिया जाता है, एंड जो भी आपके पास ओवरहेड कॉस्ट होती है एंड उसको सभी के सभी प्रोडक्ट्स को एलोकेट यहां पर कर दिया जाता है। सो दैट्स द मेन फंडा रिलेटेड इट। अब फीचर्स की बात करें तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं वो एक ही तरह के हैं, वो बेसिकली कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे हमने यहां पर जॉब कॉस्टिंग के केस में देखा था वैसा नहीं है, आपके पास एक ही तरह के सभी यहां पर प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, होमोजेनियस नेचर के हैं। एंड फॉर द आपकी आउटपुट जो है एक प्रोसेस की वो दूसरे की रॉ मटेरियल बन जा रहा है, नए प्रोसेस की रॉ मटेरियल बन जा रहा है। एंड फॉर द जैसे आपका प्रोडक्ट ट्रैवल करता है फ्रॉम द वन प्रोसेस टू अनदर, उसकी कॉस्ट यहां पर बढ़ती जाती है, उसकी एक्यूमुलेट कॉस्ट एक्यूमुलेट वो करता जाता है। जो टोटल कॉस्ट एक्यूमुलेटेड होती है वो बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसमें दोनों की दोनों कॉस्ट यहां पर शामिल होती है, यानी कि हर एक प्रोसेस में जो भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी, जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, दैट इज पर्टिकुलरली चार्ज टू द प्रोडक्ट इटसेल्फ। एंड जो भी आपका स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस होगा वो यहां पर इक्विवेलेंट यूनिट्स में यहां पर एक्सप्रेस किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, अब वर्क इन प्रोसेस में आपके पास अलग अलग चीजें होती हैं। वर्क इन प्रोसेस में आपके पास लेट्स से 10 पीस ऐसे हैं, आपके पास 10 पीस ऐसे हैं जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 10% कंप्लीशन हुई है, एंड फर्दर आपके पास 20 पीसेज ऐसे हैं जिनके ऊपर 50% यहां पर कंप्लीशन हो चुकी है। सो 10 पीसेज जिनके ऊपर यहां पर 10% यहां पर काम हुआ, उसको किसके इक्विवेलेंट माना जाता है, उसको यहां पर माना जा सकता है कि ये वन कंप्लीट यूनिट है, दिस इज वन कंप्लीट यूनिट ओवर देयर। एंड इसी तरह से 20 पीसेज जिसके ऊपर 50% काम हो चुका है उसको कंसिडर किया जा सकता है कि यहां पर ये 10 कंप्लीट यूनिट्स हैं, दीज आर द 10 कंप्लीट यूनिट्स ओवर देयर, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट यूनिट है, दीज आर द इक्विवेलेंट यूनिट्स दैट वी हैव कैलकुलेटेड ओवर देयर। ये यहां पर हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स यहां पर कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि यहां पर इसके बारे में पता लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में आप इस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हो कि जो भी आपके पास वर्क इन प्रोसेस में आपके पास स्टॉक होता है आप उसको इक्विवेलेंट यूनिट में यहां पर एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। एंड फर्दर जो भी आपकी नॉर्मल वेस्टेज हुई है पर्टिकुलरली इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस में आप उसको इंक्लूड कर लेते हो, एंड फर्दर उसको टोटल यूनिट जो भी आप प्रोड्यूस किया वहां पर आप उनको एलोकेट कर देते हो। जो कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो यहां पर आप एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ही उसको नोट डाउन कर देते हो, एंड फर्दर जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो आप ग्रेजुअली जैसे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होता जा रहा है उसको वहां पर ऐड करते जाओगे। दैट इज रिलेटेड टू द प्रोसेस कॉस्टिंग ओवर देयर, ओके। फर्दर इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, जहां पर आइडेंटिकल आपके प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, वेयर द आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड ओवर देयर। यूनिट कॉस्ट कैसे पर्टिकुलर आपकी होगी, जहां पर एक जैसे प्रोडक्ट है वहां पर आपको क्या करोगे, जैसे हमने पहले किया था यूनिट कॉस्टिंग के केस में किया था कि 50,000 प्रोडक्ट है, टोटल 5 लाख रुपए लगे, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 ओवर देयर। तो ये मेरे पास आ गया कि आपके पास 1000 का पर्टिकुलरली मेरे पास ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, इस तरह से हम बेसिकली यहाँ पर 10 रुपीज़ यहाँ पर आपके पास आ गया, तो यहाँ पर इजीली यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। एंड जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पर मल्टीपल डिपार्टमेंट है, क्योंकि आपके पास इन द केस ऑफ द प्रोसेस कॉस्टिंग ओवर देयर इट मे बी द केस दैट यू आर हैविंग द मल्टीपल डिपार्टमेंट्स विद यू व्हेन वन प्रोडक्ट यूजेस द सर्विसेज ऑफ द मल्टीपल डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन ओवर देयर। अब कॉस्ट कंट्रीब्यूशन देखनी होती है कि हर एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट कंट्रीब्यूशन क्या है, जिसके थ्रू मैनेजमेंट को ये पता लग जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जिसकी वजह से एकदम से सर्ज हो रहा है, यानी कि आपकी कॉस्ट एकदम से कौन से डिपार्टमेंट में काफी एकदम से बढ़ रही है। वहां पर भी चीज आपको हेल्प हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस कॉस्ट में क्या होता है कि आपका आउटपुट जो है एक प्रोसेस की वो बेसिकली रॉ मटेरियल बन जाती है फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस ओवर देयर, ओके। सो दैट इज द मेन फंडा ओवर देयर, इज दैट क्लियर। एंड फर्दर वेयर द सिमिलर प्रोडक्ट्स विद वेरिंग प्रोडक्ट फीचर्स आर प्रोड्यूस्ड, जहां पर आपके पास सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, जहां पर आपके पास सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं जिनके वेरिंग फीचर्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है। तो कंपनी जो है कई बार क्या होता है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स को, एक ही जैसा प्रोडक्ट है लेकिन उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, उनको सेल आउट करना चाहती है, जिसमें कुछ एक एक्स्ट्रा फीचर दे रहे हो। जैसे कि इसकी कोई चेयर, आप चेयर सेल कर रहे हो एंड सेम चेयर का मॉडल है जिसमें आप यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिक्लाइनर दे रहे हो, सेम फीचर आपके पास जहां पर आप पर्टिकुलरली यूएसबी फीचर दे रहे हो, ओके। वो चीज यहां पर हो सकती है। तो कंपनी यहां पर एक ही जैसे प्रोडक्ट के मल्टीपल वेरिएंट्स को सेल करना चाहती है, ठीक है। सो दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड। अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है। पहले आते हैं हमारे पास वेट एवरेज कॉस्ट ओवर देयर। ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कॉस्टिंग है जो बेसिकली प्रोडक्ट कॉस्ट पर अराइव करने के लिए जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर हम जो भी सभी कॉस्ट होती हैं आप उन सभी कॉस्ट को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, यानी कि जो कोई भी आपके पास कॉस्टिंग्स होंगी आप उन सभी की सभी कॉस्ट को यहां पर ऐड कर देते हो।
जो भी आपको पिछले टाइम पीरियड के दौरान देखने को मिली है या फिर करंट टाइम पीरियड के दौरान जो भी आपने कॉस्ट असाइन करी है, राइट। उसके बाद पर्टिकुलरली आप उनको यूनिट प्रोडक्ट के लिए प्रोड्यूस करते हो, राइट। जैसे मान लीजिए कि टोटल कॉस्ट थी हमारे पास आ गई वो 5000 की आ गई। अब इन सभी कॉस्ट को लगा करके हम यूनिट कॉस्ट के लिए जो यहाँ पर प्रोडक्ट कॉस्ट है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। एंड इसका यूजेज कहाँ पे होता है? जहां कहीं भी आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं है, जहां कहीं भी आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या तो नहीं है या फिर जो आपकी कॉस्टिंग है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में या एक पीरियड से दूसरे पीरियड में चेंज हो रही है, ठीक है। तो वहां पर आप पर्टिकुलरली इस्तेमाल करते हो, या फिर जहां पर जो पीरियड है वो काफी ज्यादा छोटे हैं वहां पर भी आप पर्टिकुलरली वेट एवरेज कॉस्ट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। उसके बाद बात आती है स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है कि आपके पास ऑलरेडी एक डेटाबेस रेडी है। आई एम ऑलरेडी हैविंग द डेटाबेस विद मी, जहां पर मुझे पता है कि इसकी कॉस्ट C1 है, इसकी कॉस्ट C2 है, इसकी कॉस्ट C3 है। अब यहां पर मैं इनके हिसाब से कॉस्टिंग को स्टैंडर्डाइज करूंगा, देखूंगा कि इतनी कॉस्ट पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। अब ये सिमिलर तो है वेट एवरेज कॉस्टिंग के, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट असाइन करने की जगह पर वी बेसिकली डू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ दिया। कैसे? स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेस पर, यानी कि जो डेटाबेस मेरे पास ऑलरेडी यहां पर अवेलेबल है, जो मेरे पास ऑलरेडी मुझे पता है कितना इतना खर्चा पड़ता है, उसके हिसाब से मैं यहां पर कॉस्ट को असाइन कर दूंगा। एंड डिफरेंस जो होता है एक्चुअल कॉस्ट के बीच में एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच में, वो आप कहां पर चार्ज करते हो? आप वेरियंस अकाउंट, यानी कि अलग से एक वेरियंस अकाउंट बना लेते हैं, वहां पर चार्ज करते हैं। जैसे कि इसकी कॉस्ट C1 थी, मैंने एस्टिमेट करी थी मैंने 500 की 500 की कॉस्ट आएगी, लेकिन लगी 600। तो यहां पर इसका जो डिफरेंस है कितने का, 100 का जो डिफरेंस है, वो वेरियंस अकाउंट को हम चार्ज कर देंगे, ओके। अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉस्ट ओवर, जिसको हम फीफो कहते हैं। अब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉस्ट पर्टिकुलर क्या होती है कि कॉस्ट ऑफ आउटपुट ऑफ द प्रीवियस प्रोसेस, यानी कि पिछला जो प्रोसेस था, पिछला प्रोसेस P1, इसकी जो आउटपुट आई थी, इसकी जो आउटपुट की कॉस्ट थी, इसकी जो आउटपुट की कॉस्ट थी, एंड फर्दर यहां पर करंट प्रोसेस P2 जो है उसके आउटपुट की कॉस्ट जो है, इनको आपस में डिफरेंशिएट करता है। इनको आपस में क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है। यानी कि पिछला प्रोसेस उसकी जो आउटपुट आई थी उसकी कॉस्ट, एंड ये वाला प्रोसेस उसकी जो कॉस्ट आई थी उसकी कॉस्ट, इन दोनों की कॉस्ट को क्या करेगा? आपस में डिफरेंशिएट करेगा एंड फिर बताएगा कि हमें यहां पर कितनी कॉस्ट का फर्क पड़ा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पर होता है, ठीक है। एंड ये कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू दैट वाज द वेट एवरेज कॉस्ट। यानी कि हमारे पास 3 मेथड थे। एक तो हमारे पास था दैट वाज रिलेटेड टू द वेट एवरेज कॉस्ट ओवर देयर, दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था, एंड तीसरा जो हमारे पास था दैट वाज रिलेटेड टू व्हाट? दैट वाज रिलेटेड टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉस्टिंग ओवर देयर, ओके। अब इसके बाद बात करने वाले रिलेटेड टू प्रोसेस लॉसेस ओवर देयर। प्रोसेस लॉसेस का मतलब होता है जब आप प्रोसेस चला रहे हो, जैसे मान लीजिए कि मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूं, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस से, दूसरे से तीसरे प्रोसेस में कर रहा हूं। अब यहां पर डेफिनेटली लॉसेस भी हो सकते हैं, कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं। एंड लॉसेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल लॉसेस, दूसरे होते हैं अबनॉर्मल लॉसेस। अब यहां पर सबसे पहले नॉर्मल लॉसेस के बारे में समझते हैं। यानी कि जब आप प्रोडक्शन का प्रोसेस चला रहे हो तो आपके नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो आपके मटेरियल्स हैं उनका उतना लॉस हो जाता है, वो पर्टिकुलर कहते हैं आपके नॉर्मल लॉसेस होते हैं। एंड इवन आपकी नॉर्मल जो कंडीशंस होती हैं वो सिमिलर नहीं होती हैं, वो आपकी सिमिलर नहीं होती हैं। तो यहां पर आप स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो। लेट्स से मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि जो मेरे नॉर्मल लॉसेस हैं वो यहां पर 15 के, एंड आई सेट कि ये मेरे नॉर्मल लॉसेस हैं। अब जो मेरे लॉसेस एक्सीड कर जाएंगे नॉर्मल लॉसेस है, वो मेरे अबनॉर्मल लॉसेस रहेंगे। यानी कि ये मेरा स्टैंडर्ड बन गया कि ये 15 रुपए का मेरा यहां पर नॉर्मल लॉस है, लेकिन जो मेरा एक्चुअल में लॉस हुआ वो यहां पर 25 का। यानी कि इसमें नॉर्मल लॉसेस कितने हो जाएंगे? विल बी कंसीडरिंग नॉर्मल लॉसेस टू बी 15 एंड एबनॉर्मल लॉसेस जो कंसीडर होंगे दोज विल बी कंसीडर टू बी 10 ओवर देयर। गेटिंग माय पॉइंट ओवर हियर? ओके, तो ये बेसिकली एस्टिमेट होता है नॉर्मल लॉस का, जो बेसिकली पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड होता है। एंड फर्दर इट मे और मे नॉट रिजल्ट इन स्क्रैप वैल्यू होते हैं। जैसे कि मान लीजिए केमिकल फैक्ट्री, अब केमिकल फैक्ट्री में आपका कुछ केमिकल इवेपोरेट हो गया, अब उसमें कुछ स्क्रैप तो आपके पास बचा ही नहीं है, स्क्रैप वैल्यू तो आपके पास 0 है, ठीक है। अगर आपके पास स्क्रैप जनरेट होता है तो उसको आप स्क्रैप सेल कर सकते हो, एंड उसकी जो सेल वैल्यू होती है वो पर्टिकुलरली क्रेडिट कर दी जाती है कॉस्ट अकाउंट में। किसमें क्रेडिट करते हैं? कॉस्ट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कैसे कंसीडर होगी इस केस में? इस एग्जांपल को यहां पर समझिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ यूनिट को कंसीडर करते हैं तो टोटल कॉस्ट, जो भी आपकी टोटल कॉस्ट थी वो, माइनस द स्क्रैप वैल्यू जिसमें आपने उसको सेल आउट किया वो, डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स है, एंड फॉर नॉर्मल लॉस यूनिट ओवर दिया। यानी कि टोटल कॉस्ट जो मेरी पड़ी वो हो जाएगी, माइनस जो भी स्क्रैप वैल्यू, अगर उससे स्क्रैप निकली हमारी वैल्यू, जो हमारा वेस्ट हो गया था उससे स्क्रैप वैल्यू जो निकली उसको माइनस कर देंगे। एंड इसी तरह से जो टोटल नंबर ऑफ इनपुट यूनिट्स है, यानी कि जो टोटल इनपुट आपके पास यूनिट्स बने थे वो, एंड वो यूनिट्स जो आपके यहां पर नॉर्मल लॉस में चले गए, नॉर्मल लॉस यूनिट्स ओवर देयर, ठीक है, उसके साथ आपकी यहां पर क्या आती है? कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट आपके पास निकल के शामिल आती है, जब आप यहां पर नॉर्मल कॉस्ट की बात कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ, ओके। यहां पर समझिएगा, एक फैक्ट्री है जहां पर जिसकी प्रोडक्शन जो है वो मंथ की कितनी है? 1000 टन की है। एंड फॉर द अनरिफाइंड जो ऑयल है प्रोडक्शन में कितना यूज हुआ था?
वो 1020 टन यूज हुआ था, यानी कि 1020 टन आपने ऑयल का यूज किया, रिफाइनरी ऑयल का यूज किया, एंड उससे कितना ऑयल जनरेट किया, 1000 लीटर जो ऑयल था आपने वो यहां पर 1000 टन जनरेट कर लिया। सो नॉर्मल लॉस आपका यहां पर कितना कंसिडर हो रहा है, दैट इज कंसिडर टू बी 12 टन ओवर देयर। ये आपका नॉर्मल लॉस है जिसको आपको दिया गया है कि मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से 20 टन जो है वो यहां पर आपका नॉर्मल लॉस कंसिडर हो रहा है। एंड टोटल कॉस्ट जो आपकी आई थी रिलेटेड टू इट वो पर्टिकुलर थी 10 करोड़ की टोटल कॉस्ट थी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 टन रिफाइंड ऑयल, ठीक है। अब यहां पर स्क्रैप तो कोई जनरेट हुआ नहीं है, तो टोटल कॉस्ट मेरे पास कितनी लगी है, टोटल कॉस्ट मेरे पास लगी 10 करोड़ की, ये 10 करोड़ की मेरे पास टोटल कॉस्ट लगी है। एंड स्क्रैप वैल्यू मेरे पास कोई भी नहीं है, जीरो है, ठीक है। अब उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इनपुट यूनिट्स कितने थे, इनपुट यूनिट हमने डाले थे 1020 डाले थे, एंड फर्दर आपके पास यूनिट्स बनके कितने आ रहे हैं, 1000 यूनिट्स मेरे पास बनके आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आप यहां पर यूज कर सकते हो एंड इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो वी कैलकुलेटेड इट एंड हमने क्या कैलकुलेट किया कि जो कॉस्ट आ रही है पर टन वो कितनी आ रही है, 1 लाख टन की आपके पास पर टन की कॉस्ट हमारे पास यहां पर कंसिडर हो रही है। अब यहां पर एबनॉर्मल लॉसेस की बात करते हैं। अब एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं जो आपके एक्चुअल लॉसेस हुए एंड फर्दर जो नॉर्मल लॉसेस है उसके बीच में डिफरेंस। जैसे ऊपर के एग्जांपल में मैंने पढ़ा था कि नॉर्मल लॉस हमने कंसिडर किया कि 15 नॉर्मल लॉस है, लेकिन आपके जो लॉसेस हुए वो कितने हो गए, वो हो गए आपके 25 के, ठीक है। ये एक्चुअल में आपके स्टैंडर्ड लॉसेस हैं, यानी कि नॉर्मल लॉसेस हैं, एंड ये आपके एक्चुअल वाले हैं जो एक्चुअल में आपका लॉस हुआ है। तो यहां पर आपके कितने ज्यादा है यहां पर नॉर्मल से, 10 ज्यादा ना। सो 10 क्या होगा, 10 वुड बी द एबनॉर्मल लॉस ओवर देयर, ओके। नाउ एक्चुअल लॉसेज जो हैं वो यहां पर एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से हो सकते हैं, वो हो सकता है ज्यादा हो गए हो, जैसे कि आपकी मशीन खराब होगी, प्लांट में ब्रेक डाउन हो गया, इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल था, ये जो भी चीजें थी वो सारी इसमें शामिल हो जाती हैं, राइट। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंस क्या रहता है, सेम टू सेम ऊपर वाला फॉर्मूला, यानी कि टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉसेस, इनपुट इन यूनिट्स जो थे नॉर्मल लॉस यूनिट्स, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट इट। अब यहां पर ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ एक ट्वीक किया गया, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इन अ फैक्ट्री टोटल जो प्रोडक्शन थी रिफाइंड ऑयल की वो थी 1000 टन की, एंड अनरिफाइंड ऑयल जो यूज किया था 1030 टन यूज किया था। ये जो लॉस था 30 टन का टोटल लॉस था, जिसमें अबनॉर्मल लॉस 20 टन का था, तो यहाँ नॉर्मल लॉस 20 टन का था। तो यहां पर वी बेसिकली इजिली कैलकुलेटेड कि आपके पास एबनॉर्मल लॉस यूनिट कितने थे, एबनॉर्मल लॉस यूनिट आगे 30 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 10 ओवर देयर, राइट। तो इजीली यहां पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट आपके पास आ गई है, तो क्या कैलकुलेशन होगा, 10 करोड़, स्क्रैप वैल्यू 0 है, अगेन आपके पास नॉर्मल यूनिट्स कितने थे, यहां पर टोटल यूनिट्स थे 1030 एंड फर्दर नॉर्मल यूनिट्स कितने थे, नॉर्मल वर 20 ओवर देयर एंड मल्टीप्लाइड बाय जो आपके पास यहां पर एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स थे, तो वहां से इजीली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपके पास कॉस्ट पर यूनिट कितने आई है यहां पर एबनॉर्मल लॉस के तहत हुए, वो आपके पास आई है यहां पर 990099 आपने कैलकुलेट कर ली है, ओके। अब यहां पर समझते हैं अब नॉर्मल लॉस जो होता है क्या वो पी एंड एल को एलोकेट करते हैं या फिर यूनिट कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। देखिए पी एंड एल क्या होता है, पी एंड एल होता है कि जब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया, मेरे को उसकी वैल्यू पड़ी 20 रुपीज़ की, उसमें से कॉस्ट मैंने यहाँ पर डाल दी, उसकी कुछ एक नॉर्मल जो लॉस की कॉस्ट थी वो हमने ऐड कर दी, लेट्स से 5 रुपीज़ का लॉस था वो हमने ऐड कर दिया, तो कॉस्ट मेरे पास कितनी बन गई यहाँ पर टोटल, इसकी बन गई 25 रुपीज़ की कॉस्ट यहाँ पर बन गई। उस प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पर 30 रुपीज़ में 35 में जितने में सेल किया, एंड फर्दर मेरा ये जो पार्ट था 5 रुपये का मेरा यहाँ पर प्रॉफिट बन गया, राइट। ये हो गया मेरा पी एंड एल अकाउंट हो गया, दिस वुड बी माई पी एंड एल अकाउंट ओवर दे, ये चीज क्लियर होगी, ये मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, राइट। अब यहां तक चीज आ गई। अब उसके बाद यहां पर एक चीज को समझेगा कि मैंने यहां पर अगर मैं कंसीडर करता हूं कि 2 रुपए का मेरा एबनॉर्मल लॉस था, 2 रुपए का मेरा क्या हुआ, 5 रुपए का तो नॉर्मल लॉस हो गया, 2 रुपए का मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब ये एबनॉर्मल लॉस अगर मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, यानी कि मैं कॉस्ट ऑफ यूनिट कॉस्ट में ऐड करता हूं, यानी कि अगर मैं इसको यूनिट कॉस्ट में यहां पर ऐड कर देता हूं तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर मैं यूनिट कॉस्ट में ऐड कर दूंगा तो अल्टीमेटली मेरा जो प्रोडक्ट है वो और ज्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है मेरा प्रोडक्ट ना सेल आउट हो, ठीक है। तो इसलिए जो एबनॉर्मल लॉस होता है दैट इज एक्चुअली नॉट बेसिकली चार्ज टू द यूनिट कॉस्ट ओवर देयर, बट दैट इज एलोकेटेड टू द पी एंड एल अकाउंट, उससे पी एंड एल अकाउंट को एलोकेट किया जाता है, राइट। इसी तरह से हमारे पास आता है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन का मतलब होता है आपने सोचा था कि नेचुरल लॉस होगा 20 का, लेकिन लॉस हुआ सिर्फ और सिर्फ 10 का,
तो ये आपके पास क्या आ गया, एबनॉर्मल गेन कंसीडर आ गया। इफ द एक्चुअल प्रोसेस लॉस इज बेसिकली लेस देन द एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस ओवर देयर, तो उसको एबनॉर्मल गेन कहते हैं। इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि आपकी आउटपुट जो है दैट इज ग्रेटर देन इनपुट ओवर देयर, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट हैपन ओवर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपके वर्कर्स की एफिशिएंसी ज्यादा है, फेवरेबल कंडीशंस थी, एक्सपेक्टेड लॉस आपका मटेरियलाइज नहीं हुआ, तो आपके पास एबनॉर्मल गेन किसके होता है, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल लॉस माइनस द एक्चुअल लॉस ओवर देयर, एंड जहां पर आपका एक्चुअल लॉस जो है वो यहां पर कम है नॉर्मल लॉस से। एंड फर्दर ये सिमिलर मैनर में जैसे हमने एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट किया था, कैसे कैलकुलेट किया था, जो टोटल कॉस्ट थी आपके पास वो, एंड फर्दर माइनस जो आपके पास यहां पर कॉस्ट पड़ रही थी, ये फॉर्मूला याद कीजिएगा, यहां पर क्या फॉर्मूला था, इट वाज रिलेटेड टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल यूनिट्स एंड फर्दर नॉर्मल उसके स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स ओवर देयर माइनस द नॉर्मल लॉस यूनिट्स ओवर देयर एंड यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल गेन ओवर देयर। इसी तरह से हम यहां पर एबनॉर्मल गेन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, फर्दर बात आती है वर्क इन प्रोग्रेस की एंड इक्विवेलेंट यूनिट की। इक्विवेलेंट यूनिट के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया था मैंने, कैसे कैलकुलेट करते हैं। 60 यूनिट्स ऐसे जिनकी 50% स्टेज कंप्लीट हो गई है तो इसको 30 फुल्ली फिनिश्ड यूनिट्स काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से 10 यूनिट ऐसे जिनकी 80% स्टेज कंप्लीट हो गई है तो इनको 8 फुल्ली फिनिश्ड यूनिट्स हम यहां पर काउंट कर सकते हैं एंड इक्विवेलेंट ओवर देयर। सो इक्विवेलेंट यूनिट्स किसके इक्वल होते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स इन प्रोग्रेस ओवर देयर एंड मल्टीप्लाइड बाय द वर्क परसेंटेज कंप्लीटेड ओवर दिया, तो उससे इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे कैलकुलेट हो जाते हैं। फर्दर बात आती है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के बारे में। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होता है, कई बार जब हम प्रोड्यूस करते हैं किसी प्रोडक्ट को एंड फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस में डालते हैं, जैसे P1 प्रोसेस था, P1 से P2 प्रोसेस में डाला, P2 से हमने P3 प्रोसेस में डाला, तो यहां पर आपको हो सकता है कि फिनिश प्रोडक्ट यहां पर बाहर आए, लेकिन कई बार एडमिनिस्ट्रेशन जानना चाहती है कि जब ये प्रोसेस से यहां पर बाहर आ रहा है तो यहां पर अल्टीमेट इस डिपार्टमेंट का बेनिफिट क्या है, यानी कि यहां पर कॉस्टिंग तो इतनी पड़ रही है, कितनी वैल्यू एडिशन यहां पर हो रही है। सो मैनेजमेंट इंटरेस्टेड होती है कि जो कॉस्ट इन्वॉल्व है हर स्टेज में वो भी पता लगे एंड जो नोशनल प्रॉफिट इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर स्टेज में जो क्लियर हुआ है उसके बारे में हमें पता लग जाए, राइट। अब जो नोशनल प्रॉफिट होता है हर एक प्रोसेसिंग स्टेज के ऊपर वो बेसिकली करंट प्राइस के ऊपर, जो भी उस प्रोडक्ट का करंट प्राइस होगा प्लस जो कॉस्ट वैल्यू होगी उसके बेस पर, या फिर जो एग्रीड परसेंटेज है उसके बेस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ये जस्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, अब आप प्रोडक्ट को अभी सेल तो नहीं किया, जस्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है आप उसके थ्रू यहां पर एक आइडिया लेना चाहते हो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्चुअल में क्या ये बेसिकली सही है क्या नहीं है उसके बारे में, राइट। फर्दर बात आती है जॉइंट प्रोडक्ट्स के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जॉइंट प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि आप ऑयल को जब एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है, क्रूड ऑयल को जब एक्सट्रैक्ट करने की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल के थ्रू आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। आपके पास पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, एविएशन फ्यूल, बहुत सी चीजें बननी यहां पर शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो वो सभी क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं। एंड आपके पास अल्टीमेटली क्या होता है कि इन सभी की रिफाइनरी के लिए क्रूड ऑयल को यहां पर मान लीजिए प्रोसेस किया आपने, एंड क्रूड ऑयल को एक पॉइंट तक आपने प्रोसेस किया जहां पर कोई भी प्रोडक्ट आपके पास बनना नहीं शुरू हुआ, एंड उसके बाद प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाएंगे एंड उसके बाद अलग अलग अमाउंट इनके ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा, यानी कि एक कॉमन अमाउंट आपको स्पेंड करना पड़ेगा प्रोसेसिंग के लिए। सो देयर इज अ कॉमन प्रोसेसिंग अमाउंट ओवर देयर, यानी कि अगर मैंने प्रोसेसिंग करनी है तो यहां पर प्रोसेसिंग जो कर रहा हूं तो एक कॉमन अमाउंट मैं स्पेंड कर रहा हूं, देयर इज अ कॉमन अमाउंट विच आई एम स्पेंडिंग ओवर देयर, राइट। एंड उसके बाद स्पेशली यहां पर आगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल यहां पर पैसा अलग से लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये जो पॉइंट है जो यहां तक कॉमन खर्चा किया दैट इज अ स्प्लिट पॉइंट ओवर देयर, इसको क्या कहते हैं, वी से इट टू बी द स्प्लिट पॉइंट। ओके, ये चीज क्लियर होगी है। सो एज पर द डेफिनेशन जो CIMA लंदन है वो कहता है कि दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स जो पर्टिकुलरली आपके पास सेपरेट होते हैं प्रोसेसिंग में एंड फर्दर उनकी सभी प्रोडक्ट्स की हाई सेलेबल वैल्यू है, यानी कि हम उन सभी प्रोडक्ट्स को मेन प्रोडक्ट की तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो उसको हम ज्वाइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। क्या तब कहते हैं जब उनकी सेलेबल वैल्यू दोनों की इक्विवेलेंट है, तब उनको ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हम कहते हैं, राइट। एंड फर्दर अकाउंटिंग की अगर बात करें तो स्प्लिट पॉइंट तक जो कॉस्ट आएगी वो आप जिस प्रोपोर्शन या जिस वेट में आपने यहां पर निकाली है चीजें उसके हिसाब से निकालेंगे, कॉस्टिंग डालेंगे। एंड उसके बाद जो कॉस्टिंग उनको निकालने में लगी है, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट P1 है, P2 है, P3 है, ठीक है, आपने इसके 10,000 यूनिट्स निकाल ले, इसके 2,000 यूनिट निकाल ले एंड इसके 8,000 यूनिट निकाल ले, टोटल आपने 20,000 यूनिट्स निकाल ले। अब स्प्लिट पॉइंट तक खर्चा मान लीजिए हो गया आपके पास 1 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया स्प्लिट पॉइंट तक, आपके पास 1 करोड़ का खर्चा हो गया स्प्लिट पॉइंट तक, ठीक है। तो अब स्प्लिट पॉइंट तक का जो खर्चा होगा वो जिस प्रोपोर्शन में निकाले गए हैं उसी प्रोपोर्शन में आप कैलकुलेट करोगे। जैसे कि पेट्रोल का P1 का खर्चा क्या होगा, P1 विल बी इक्वल टू 10,000
एंड डिवाइडेड बाय 20,000। प्रोपोर्शन निकाली ना आपने, टोटल नीचे आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़, उसके हिसाब से खर्चा आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया, इट विल बी इक्वल टू 50 lakhs ओवर देयर। एंड फर्दर इसी तरह से 2000 वाले का क्या होएगा, 2000 वाले का खर्चा होएगा 2000 डिवाइडेड बाय 20,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़ ओवर देयर। एंड यहां पर ये कितना आ जाएगा, लेट से ये आ गया मेरे पास 20 लाख आ गया। ओके, तो इस तरह से मल्टीपल एक्सपेंसेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट इसी की बेस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं. सो इट सेज 60,000 ऑफ द क्रूड ऑयल इज प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस 30,000 लीटर्स ऑफ द पेट्रोल, 20,000 लीटर्स ऑफ द डीजल ओवर देयर एंड 10,000 लीटर्स ऑफ द एविएशन फ्यूल. तो हम यहां पर ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी आपके पास प्रोसेस लॉस नहीं है, ना नॉर्मल ना नॉर्मल, राइट. एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस अप टू द स्प्लिट पॉइंट ये दी गई है, 30 लाख की आपके पास कॉस्ट दी गई है. आफ्टर स्प्लिट पॉइंट ऑल थ्री प्रोडक्ट्स आर फर्दर प्रोसेस्ड ओवर देयर. कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग पेट्रोल 3 लाख की है, प्रोसेसिंग डीजल एंड एविएशन फ्यूल की 1 लाख एंड फर्दर 1.5 लाख की दी गई है. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एलोकेशन फॉर ऑल दीज थ्री? तो यहां पर हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है, 30,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 यानी कि टोटल 60,000 यूनिट्स है. इसमें से 30,000 आपके पास जो है वो पेट्रोल के हैं. सो 30,000 डिवाइडेड बाय 60,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 30 लाख ओवर देयर. तो यहां से आपके पास पेट्रोल की प्रोसेसिंग निकल के आ गई 15 लाख की, यहां पर हमने कैलकुलेट कर ली है. डीजल की एलोकेशन जो हमने कैलकुलेट करी है दैट इज 20,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाइड 30 लाख दैट इज इक्वल टू 10 लाख ओवर देयर. एंड एविएशन फ्यूल की भी आपके पास 5 लाख की आपने कैलकुलेट यहां पर कर ली है. ओके, ये चीज होगी कैलकुलेट. आफ्टर द स्प्लिट पॉइंट जो खर्चा हुआ है वो है पेट्रोल के ऊपर 3 लाख का, तो यहां पर 3 लाख अलग से ऐड कर देंगे. सो इट विल मेक कि आपका पेट्रोल के ऊपर कितना खर्चा हुआ टोटल निकालने में, 18 लाख का. इसी तरह से 1.5 लाख उसमें ऐड कर दिया. किस में ऐड कर दिया? 1 लाख आपने ऐड कर दिया डीजल की प्रोसेसिंग में ऐड कर दिया एंड 1,50,000 ऐड कर दिया हमने एविएशन फ्यूल की प्रोसेसिंग में हमने ऐड कर दिया, राइट. तो इस तरह से इजीली निकाल सकते हैं, राइट. तो यहां पर लीटर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? अब आपने टोटल आपने यहां पर आपने टोटल 18 लैक्स में अपने कितने निकाले? 30,000 निकाले. तो पर लीटर कॉस्ट कितनी आ गई? 60 रुपीज पर लीटर की कॉस्ट आ गई. एंड इसी तरह से आप डीजल की एंड एविएशन फ्यूल की पर लीटर कॉस्ट को, यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो. अब इसके बाद आते हैं रिलेटेड टू बाय प्रोडक्ट्स. अब यहां पर देखिए दोनों में फर्क क्या है. ज्वाइंट प्रोडक्ट के केस में क्या था? ज्वाइंट प्रोडक्ट के केस में आप यहां पर सभी के सभी प्रोडक्ट्स को एज अ मेन प्रोडक्ट लेकर के चल रहे थे, क्योंकि आपकी जो सेल वैल्यू थी वो यहां पर जो सेल प्रोसेस था वो काफी ज्यादा बेटर था एंड आपके लिए यहां पर काफी ज्यादा वो क्या था, बेनिफिशियल थे. दोनों प्रोडक्ट मेन बेनिफिशियल थे, ठीक है. लेकिन बाय प्रोडक्ट के केस में क्या होता है कि आपके लिए जो दूसरा प्रोडक्ट है जो आपके पास सेकेंडरी प्रोडक्ट निकल के आया है उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है, उसको आप एज अ मेन प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते हो. तो आपका ये बेसिकली डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं करते कि आप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ और सिर्फ बाय प्रोडक्ट के लिए करो, राइट. तो बाय प्रोडक्ट जो होता है वो स्क्रैप से अलग होता है, वेस्टेज से अलग होता है. आप उसको सेल कर सकते हो, उसकी मार्केट वैल्यू होती है लेकिन कम होती है, ठीक है. एंड अगर बाय प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग में लेट्स से केस कि हमने यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कि आपने क्रूड ऑयल को ही प्रोसेस किया, यू बेसिकली प्रोसेस द क्रूड ऑयल ओवर देयर एंड क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके आपने यहाँ पर पर्टिकुलर 30,000 लीटर आपने पेट्रोल निकाला एंड फर्दर लेट्स से 20,000 लीटर आपने डीजल निकाला एंड फर्दर 10,000 लीटर्स आपने यहाँ पर एविएशन फ्यूल निकाला, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था, एग्जांपल में लिया था. एंड 30 लाख की आपकी टोटल यहाँ पर कॉस्ट लगी है. एंड इसके साथ ही आपने यहाँ पर पर्टिकुलर लेट्स से कि कोटार जो था वो आपने यहाँ पर निकाला, लेकिन कोल टार जो था वो काफ़ी कम वैल्यू का होता है. ये आपका क्या, दिस इज योर बाय प्रोडक्ट, दिस इज योर बाय प्रोडक्ट ओवर देयर. अब अगर बाय प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी बेनिफिट आपको मिलता है, यानी कि बाय प्रोडक्ट को अगर सेल करते हुए मुझे कोई भी तरह का बेनिफिट यहाँ मिलता है, लेट्स से केस कि मैं इस बाय प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल करता हूँ एंड आई अर्न अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट, इसके थ्रू प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो वो जो प्रॉफिट अर्न होगा दैट विल बी चार्ज टू द, दैट विल बी एलोकेटेड टू द मेन कॉस्ट ओवर देयर. यानी कि वो किसको एलोकेट होगा? 30 लाख को यहाँ पर एलोकेट होगा. एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, ज्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे. टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट अप टू द स्प्लिट पॉइंट यहाँ पर दी गई है, कितनी है आपके पास? दैट इज एक्चुअली 30 लाख रुपीज एंड फर्दर 30,000 लीटर आपने पेट्रोल निकाला एंड 20,000 लीटर डीजल निकाला, 10,000 लीटर आपने कैरोसिन ऑयल निकाला एंड 2,000 लीटर आपने कोल टार निकाला, जो कि आपके पास क्या है, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ओवर देयर. कोल टार आपके पास बाय प्रोडक्ट आ गया. एंड आफ्टर द स्प्लिट पॉइंट 2,000 लीटर्स ऑफ द कोल टार इज प्रोसेस्ड. इसको दोबारा से प्रोसेस किया एंड प्रोसेसिंग की कॉस्ट कितनी आई? 2,000 रुपए की कॉस्ट है. एंड इस बाय प्रोडक्ट को आपने 11 रुपए पर लीटर के हिसाब से सेल किया. अब 11 रुपए लीटर के हिसाब से सेल किया एंड 2,000 लीटर टोटल आया, यानी कि 22,000 जो है आपकी वो पर्टिकुलर इसकी सेलेबल वैल्यू है, राइट. एंड सेलेबल वैल्यू है एंड माइनस 2,000 आपने इसकी प्रोसेसिंग में अलग से लगाए, तो आपको टोटल प्रॉफिट इससे कितना हुआ? टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो यहां पर 20,000 का मुझे यहां पर टोटल प्रॉफिट हुआ. अब रेदर देन जो कॉस्ट है मेरी यहां पर एक्सट्रैक्शन की फॉर द मेन प्रोडक्ट्स वो 30 लाख कंसीडर करेंगे, विल बी कंसिडरिंग इट टू बी 30 लाख माइनस 20,000 ओवर देयर, दैट इज 29 लाख एंड 80,000 ओवर देयर. ये आपकी मेन जो कॉस्ट है उसको यहां पर हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे एंड इस तरह से आगे कैलकुलेशंस करेंगे, राइट. अब फर्दर जो भी एलोकेशंस करनी है आप इस अमाउंट के हिसाब से एलोकेशंस करोगे एंड 30 लाख के हिसाब से नहीं करोगे, राइट. तो बेनिफिट जो होता है 20,000 का वो किसको पास ऑन कर
कर दिया, वो यहां पर मेन प्रोडक्ट को पास कर देंगे एंड जो कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग अप टू स्प्लिट पॉइंट है उसको अब यहां पर किसके ऊपर चार्ज करेंगे, 29,80,000 के ऊपर चार्ज करेंगे। फर्दर बात आती है रिलेटेड टू बैच कॉस्टिंग ओवर देयर। बैच कॉस्टिंग का मतलब होता है जब आपके पास प्रोडक्ट्स हैं एंड फर्दर उसमें कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स आपके सेम है एंड साथ के साथ उनके कुछ एक अलग करेक्टरिस्टिक भी है। जैसे मान लीजिए बैच 1 है, इसके कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स है जो कि B2 बैच के साथ मैच करते हैं, लेकिन इसके कुछ एक सेपरेट करेक्टरिस्टिक्स भी यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज योर, ये आपका क्या बन जाता है, दैट इज योर बैच कॉस्टिंग ओवर दिया। यानी कि B1 बैच के जो बेनिफिट्स हैं यहां पर, B1 बैच के जो यहां पर मेरे पास बेनिफिट्स हैं वो तो है ही है, लेकिन इसके खुद से सेपरेट यहां पर बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, कंपनी मान लीजिए टेबल्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, लेकिन कुछ एक टाइप के टेबल हैं जिनको अलग पॉलिशिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर पर्टिकुलरली क्या होगा, बैच कॉस्टिंग होगी। यानी कि एक हद तक एक बैच को प्रोसेस किया तो वो बेनिफिट्स आगे और फीचर्स आने के लिए उसमें अलग से उसकी पॉलिशिंग करनी पड़ी, अलग से कॉस्ट पड़ी। यानी कि B1 तक की कॉस्टिंग 100 रुपीज थी एंड B2 में प्रोसेस किया तो 20 रुपीज की कॉस्टिंग और बढ़ गई। यानी कि टोटल जो क्यूमुलेटेड कॉस्टिंग थी B2 की वो 120 है, B1 बैच तक की कॉस्टिंग 100 रुपीज तक की है। ठीक है, दैट इज द फर्दर सिस्टम ओवर दिया। अब यहां पर जो कॉस्ट ऑफ कॉमन प्रोसेसिंग है वो तो पर्टिकुलरली कैलकुलेट करेंगे सेम तरीके से जैसे कि जॉब कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते हैं एंड उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्क किया गया उसमें अलग जो प्रोसेस आपका कॉस्टिंग पड़ी है उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब फीचर्स एंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। अब कॉस्टिंग जो है वो यहां पर इंडिविजुअल यूनिट के लिए नहीं करते, क्योंकि एक बैच है तो आइडेंटिकल यूनिट्स होते हैं, उसके लिए आप यहां पर कैलकुलेशंस करते हो। एंड कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कैसे डिराइव करते हो, जैसे कि हमने बाकी केसेस में किया था कि जैसे मान लीजिए कि 20,000 यूनिट्स हमने बनाए हैं एंड 20,000 यूनिट्स के लिए जो आपकी कॉस्टिंग आई है वो आपकी आई है लेट्स से 1 लाख रुपीज की कॉस्टिंग आई है। ठीक है, तो पर आपके पास यूनिट कॉस्ट कितनी होगी, 5 रुपए की आपकी पर यूनिट कॉस्ट आपने यहां पर कैलकुलेट कर ली, राइट। अब यहां पर समझते हैं कि XYZ रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ सप्लाइंग 200 वुडन टेबल्स। ठीक है, 200 वुडन टेबल्स को बनाने का मौका मिला एंड कंपनी ने एस्टिमेट किया कि जो मटेरियल्स हैं वो यहां पर 1 लाख के लगेंगे, मटेरियल लेबर जो है 50,000 लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 20,000 के। अभी आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कौन कौन से, एक तो मेरे पास यहां पर मटेरियल की कॉस्ट है जो 1 लाख की मटेरियल कॉस्ट होगी। फर्दर उसके बाद मेरे पास 50,000 जो है वो यहां पर लेबर पड़ गई 50,000 की, प्लस मेरे पास यहां पर 20,000 जो है वो यहां पर मेरे पास ओवरहेड कॉस्ट पड़ गई। ठीक है, अब जो फिक्स्ड एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग आपके पास ओवरहेड्स है वो यहां पर पर्टिकुलरली कितने हैं, ये पर्टिकुलरली जो कॉस्ट है वो तो है ही है, साथ के साथ मेरे पास यहां पर कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट है ये वाली। तो ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी बता दी गई यहां पर 20% बता दी मटेरियल कॉस्ट की। ठीक है, तो 20% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू 20,000 ओवर देयर। अब टोटल कॉस्ट ऑफ बैच कितनी बन जाएगी, दैट विल बी एक्यूमुलेटेड टू 1,90,000 ओवर देयर। यानी कि एक टेबल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी बैच कॉस्टिंग सिस्टम में, दैट विल बी इक्वल टू 1,90,000 डिवाइडेड बाय 200 ओवर देयर, दैट इज इक्वल टू 950 रुपीज ओवर देयर। ओके, फर्दर इट्स रिलेटेड टू सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ओवर देयर। अब सर्विस कॉस्टिंग मेथड बेसिकली कहां पर यूज होता है, जहां पर जो कंपनीज हैं वो सर्विसेज रेंडर कर रही हैं rather than the प्रोडक्ट्स ओवर देयर। अब जैसे मान लीजिए कि 200 पर्सन्स को सर्विसेज रेंडर करेगी एंड उसमें जो खर्चा आया वो 5 लाख का टोटल खर्चा आ गया जब ये 200 बंदों को सर्विसेज आपने रेंडर करी, तो आपको पर सर्विस यूनिट कितना कॉस्ट पड़ा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, आपके पास पर सर्विस जो कॉस्ट है वो यहां पर कितनी पड़ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 2,500 की आपको कॉस्ट यहां पर पड़ रही है जब आप यहां पर पर्टिकुलर सर्विस दे रहे हो। अभी सर्विसेज होती है, इंटरनल सर्विसेज भी होती हैं, एक्सटर्नल सर्विसेज भी होती हैं। इंटरनल सर्विसेज यानी कि हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक्सटर्नल सर्विसेज यानी कि जैसे मान लीजिए आप यहां पर कोई आउटसाइड पार्टीज को सर्विसेज दे रहे हो, आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है या कुछ और है, उस पर बेसिकली उसको एक्सटर्नल सर्विस काउंट कर लेते हैं। अब सर्विस कॉस्ट जो पर्टिकुलर ओवर द टाइम पीरियड एक्यूमुलेट होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ा कि टोटल ओवर द टाइम पीरियड जो एक्यूमुलेट हुई कॉस्ट आपकी वो 5 लाख की एक्यूमुलेट ओवर द टाइम पीरियड ओवर दिया एंड इस टाइम के दौरान आपने 200 बंदों को दिया, तो पर जो सर्विस यूनिट कॉस्ट थी वो यहां पर हमने कैलकुलेट कर ली। सर्विस कॉस्टिंग के फीचर क्या होते हैं, हम यहां पर गुड्स की नहीं लेकिन सर्विस की कॉस्टिंग की बात करते हैं एंड फर्दर सर्विस जो है इंटरनली एक्सटर्नली दोनों वे में हम यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं एंड जो कॉस्ट होती है वो एक्यूमुलेट होती है ओवर द टाइम पीरियड ओवर देयर एंड कॉस्ट एक्यूमुलेटेड ओवर द टाइम पीरियड हम कैसे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ सर्विस यूनिट जो आपने डिवाइड किए उसके साथ डिवाइड कर देते हैं सो एज टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ सर्विस ओवर देयर। एंड कॉस्ट यूनिट को अडॉप्ट किससे करते हैं, इसको बेसिकली अडॉप्ट करते हैं टू मेजर द सर्विस प्रोवाइडेड, जैसे कि कॉस्ट पर लीटर में कितनी प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी या किसमें लगी, उस तरह से हम कैलकुलेशन करने में यूज करते हैं, राइट। फिर बात आती है यूनिट कॉस्टिंग के बारे में। यूनिट कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि जब आपके पास प्रोडक्शन में यूज होती हैं यूनिट्स यूज होते हैं, यानी कि आप एक जैसी चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, वहां पर पर्टिकुलर यूनिट कॉस्टिंग निकालना चाहते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं ब्रिक मेकिंग कर रहा हूं, अब ब्रिक मेकिंग में पर ब्रिक कॉस्ट में निकाल लेता हूं, लेट्स से कि वो 3.5 रुपीज
पर ब्रिक मैंने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके प्राइसिंग डिसीजन क्या होगा वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। आपका प्राइसिंग जो भी डिसीजन होगा वो इसी के ऊपर यहां पर मैटर करता होगा, राइट? दैट इज द मेन फंडा। फर्दर बात आती है मल्टीपल कॉस्टिंग के बारे में। मल्टीपल कॉस्टिंग बेसिकली रेफर्स टू द कॉस्टिंग मेथड्स, जहां पर लार्ज वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, वहां पर आप मल्टीपल कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हो। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक तरह का कॉस्टिंग मेथड नहीं यूज करते, आप मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड्स, मल्टीपल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो सो एज टू कैलकुलेट द डिफरेंट मल्टीपल आपकी कॉस्टिंग्स को कैलकुलेट करने के लिए, राइट? सो इसके साथ ही आज की हमारी जो ये वीडियो है ये यहाँ पर खत्म होती है। आई होप कि आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10 एंड फर्दर डू लेट मी नो, एंड फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि लाइक एंड शेयर करना टोटली फ्री है। एंड JAIIB के चारों पेपर्स, जो भी 4 पेपर्स हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं? आपके पास है IE एंड IFS, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, AFM एंड साथ के साथ RBWM। इन सभी की फुल कोर्स वीडियो, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, सब चीजें अवेलेबल है। एंड इफ यू वांट टू गेट एक्सेस टू ऑल द फ्री PDFs तो सिंपली आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर लेना है, विच इज JAIIB.learningsessions.in। तो आपको ये वेबसाइट के ऊपर विजिट कर लेना है, JAIIB.learningsessions.in। एंड इस वेबसाइट पर विजिट करते हुए आपको सिंपली साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको PDF सेक्शन में जाना है, जहां पर आप सभी की सभी PDFs को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाएंगे। सो डू हरी अप, अभी के अभी विजिट कर लीजिए वेबसाइट को एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।